हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ते आदाब, ते नमस्कार, ते वनक्कम, ते जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर, किसी और का नहीं, डॉक्टर नवनीत कालरा। और कल मैंने एक स्वाइन फ्लू पे वीडियो बनाया था, बताया था कि बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है स्वाइन फ्लू ने। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पॉजिटिव हैं, जो बताऊंगा आपको। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्लीट सिम्टम्स, टेस्ट, ट्रीटमेंट पूरा स्वाइन फ्लू का, जिससे कि आपको अवेयरनेस हो पाए और आप ये जान पाएँ कि कब हमारा पेशेंट सीरियस है और कब घबराने की बात नहीं है। और एक और चीज़, जो ज़रूरी चीज़ जो मैंने सीखी, बड़े सारी जगहों पे सीटी स्कैन करा दिया जाता है पेशेंट का। क्या हर पेशेंट में सीटी स्कैन कराना ज़रूरी है? क्योंकि रेडिएशन होता है। ऑलरेडी कोविड में कितनी बार एक एक पेशेंट के दो दो बार सीटी स्कैन हुए, फिर उसके बीच में किसी ने सीटी एंजियोग्राफी कराई होगी, फिर आज फिर जाके फिर सीटी। तो लाइफ में पाँच पाँच बार, छः छः बार सीटी स्कैन होना, ये कोई रेडिएशन इतना ज़्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी तरकीब भी बताऊंगा कि हम क्या सीटी स्कैन से बच सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपका ये लौंडा जो है ना, बहुत शरारती है यार। यूं गया और यूं आया बाबू मोशाय, जाना मत कहीं, नौटंकी साला। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्वाइन फ्लू पे। और स्वाइन फ्लू जो है ना 2009 के आसपास, 10 के आसपास डिटेक्ट हुआ था। और उस समय WHO ने इसको पेंडेमिक घोषित किया था। टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस है, और भी इसके स्ट्रेन है, H3N2 है। बीच बीच में आतंक मचाता रहता है। हमारे यहाँ पे 2014-15 में भी इसने काफ़ी आतंक मचाया था, और अब फिर काफ़ी केसेस आ रहे हैं। और कैसे फैलता है देखो, ये जो फैलता है एनिमल्स में भी होता है, पिग में, सूअर में, और बर्ड्स के द्वारा। तो ठीक है, ये है, लेकिन हमारे लिए इतना काम का नहीं है। हमारे यहाँ तो आदमी से आदमी में फैलेगा। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, वो वाला प्यार नहीं, वैसे वाला प्यार कि आजू बाजू खड़े होते हैं ना, खांस रहे होते हैं, तो इन्हेलेशन से, खांसने से, छींकने से एक दूसरे को हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें। सब कुछ वैसा ही है जैसा कि कोविड में था, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, सिम्टम भी मिलते जुलते हैं कोविड जैसे। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? आज अगर आपको अगर आप एक्सपोज होते हैं कि मान लो आपके घर में किसी को हुआ है, तो आपको उससे एक्सपोज हो गए तो 1 से 4 दिन के अंदर सिम्टम आने में लगते हैं। 1 से 4 दिन। और एक आदमी को अगर हो जाता है, वो कितने दिन तक फैला सकता है? मैक्सिमम 10 दिन तक। मैक्सिमम 10 दिन तक। तो 10 दिन का आइसोलेशन मैक्सिमम है। 7 से 10 दिन का आइसोलेशन रखना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक पेशेंट जो जिसको कोविड स्वाइन फ्लू हो जाता है, उसकी रिकवरी में कितना समय लगता है? उसकी रिकवरी में जनरली 3 से 7 दिन लगते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में हफ्ता भी लग सकता है। ठीक है, और कई बार फीवर ठीक हो जाता है, लेकिन खांसी वगैरह और सांस में लेने दिक्कत थोड़ी लंबी भी रह सकती हैं, 2-3 हफ्ते तक भी रह सकती हैं। ठीक है, बार्किंग कफ होती है, भौंकने वाली कफ। और सिम्टम बता देता हूँ। सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर हाई ग्रेड होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। कुछ पेशेंट में ये भी देखा गया है कि फीवर हुआ ही नहीं। फीवर हो सकता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी हो सकती है, गला खराब हो सकता है, और नज़ला जुकाम हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, और जैसे मैं बताया कि लंग्स के अंदर चला जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बलगम आ सकती है। और कई बार कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो फिर पेशेंट कंफ्यूज भी हो सकता है। दिमाग में चला गया तो सीजर भी आ सकते हैं। छाती में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो निमोनिया हो सकता है, पेशेंट ARDS में जा सकता है। लेकिन ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जनरली। और बच्चों में देखा गया कि पेट पे भी असर करता है, डायरिया वायरिया और पेट दर्द वगैरह भी हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सारे सिम्टम वैसे ही हैं जैसे कोविड में थे। आपको कब घबराना चाहिए और करना क्या है, ये चलो हो गया। अब मैं बार बार बोलता हूँ कि अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन जरूर चेक करते रहें, BP चेक करते रहें, ऑक्सीजन चेक करते रहें, टेम्परेचर चेक करते रहें। अगर ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गया है, 92, 91 के आसपास जा रहा है, 93, 94 के आसपास जा रहा है, तो एक्सरे चेस्ट जरूर करा लें, CBC जरूर करा लें। क्यों? एक्सरे चेस्ट में अगर निमोनिया वगैरह आ जाता है, तो मुझे लगता है कि अब बात वही है कि अब एक्सरे चेस्ट में जैसे ही निमोनिया आता है तो डॉक्टर लिख देते हैं CT स्कैन कराओ। क्या कराना चाहिए? मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना रेडिएशन बिना बात के देना नहीं चाहिए। अगर वेट कर सकते तो करें, क्योंकि अगर आप क्लिनिकली बहुत साउंड है और आपको बहुत
100% ये लग रहा है। और उधर से अगर आपका स्वाइन फ्लू टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, H1N1 पॉजिटिव आ जाता है, H3N2 पॉजिटिव आ जाता है, तो आपके पास बहुत क्लिनिकल सॉलिड एविडेंस है कि अभी आपको फीवर हुआ था, इधर H1N1 पॉजिटिव आ गया। तो अभी मैंने अपने एक रिलेटिव का एक्सरे करा, सीटी स्कैन मुझे कराना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि 2-3 लोगों ने बोल दिया कि करा लो करा लो करा लो। तो उन्होंने डायग्नोसिस दे दी कि टीबी भी हो सकती है, फलाना भी हो सकता है, ढिमका भी हो सकता है। वो तो हम क्लिनिकली बहुत साउंड थे, हमें इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास था कि इसको स्वाइन फ्लू है, वो पॉजिटिव आ गया, तो हमने टीबी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, और पेशेंट ठीक है। ठीक है, हम रिपीट एक्सरे करा के देख लेंगे हफ्ते भर बाद। बात यह है कि अगर आपका स्वाइन फ्लू टेस्ट, इसीलिए स्वाइन फ्लू का टेस्ट कराना जरूरी है। अगर आप सीटी स्कैन नहीं कराना चाहते तो 2 काम करने पड़ेंगे। अगर आपकी ऑक्सीजन 94% से नीचे आ रही है, एक तो स्वाइन फ्लू का टेस्ट करा लें, दूसरा एक्सरे चेस्ट करा लें, और तीसरा सीबीसी करा लें। चौथा रूटीन एलएफटी केएफटी कराना है तो वो भी करा सकते हैं। अगर आप सीटी स्कैन नहीं कराना चाहते तो इतना तो करा के रखें। अब समझिए कि एक और प्रॉब्लम है कि अगर स्वाइन फ्लू है तो अगर जो हम इसकी मेडिसिन देते हैं हमें 48 घंटे के अंदर देनी होती है डायग्नोस करने के। जितना आप लेट डायग्नोस करोगे उतना ही फिर इस एंटीवायरल को देने का फ़ायदा नहीं होगा, और बिना बात के डर के मारे फिर एंटीवायरल देना कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट में, एडमिटेड पेशेंट में हम 48 घंटे के बाद भी शुरू कर देते हैं, लेकिन जनरली 48 घंटे से पहले इसकी दवा शुरू कर देनी चाहिए एंटीवायरल। ठीक है, तो ये हो गया। अब डॉक्टर के पास कब जाना है, डॉक्टर को कब इन्फॉर्म करना है, कब हमें चिंता करनी चाहिए? जब ऑक्सीजन हमारा 90% को टच कर रहा है या 90 से नीचे आ रहा है। नंबर 1, पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा है, पेशेंट कन्फ्यूज़ है, पेशेंट होश में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लगता है कि बहुत वीक है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, ये सब सिम्टम दिखाते हैं कि पेशेंट सिक है। एडमिट कर दिया या घर पे किया, जो भी है, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट एक इसकी एंटीवायरल मेडिसिन है, ठीक है, ओसेल्टामिविर, जो कि टेमीफ्लू के नाम से आती है। अगर आज आप एक्सपोज होते हो 48 घंटे के अंदर शुरू कर देनी चाहिए 75 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए। कुछ पेशेंट्स में एक्सटेंड की जा सकती है। ये तो हो गया ट्रीटमेंट इसका। लेकिन इसके साथ साथ अगर खांसी है तो खांसी की दवा देनी पड़ेगी, नज़ला जुकाम है तो उसकी भी देनी पड़ेगी, फीवर है तो फीवर की भी दवाई देनी पड़ेगी। उसके साथ अगर पेशेंट बहुत सीरियस हो जाए तो कई बार वेंटिलेटर पर भी डालने पड़ते हैं अगर इतना लो ऑक्सीजन हो जाए, तो इसलिए जल्द से जल्द डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 0.1% मोर्टेलिटी रेट है, तो ज़्यादा डेथ रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन जो पेशेंट को बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको इम्यूनोसप्रेसिन मेडिसिन पे हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, या और बीमारियां हैं, वो पेशेंट सीरियस हो सकते हैं और हर साल होते हैं, हम तो देखते आ रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट इसलिए कम हो गया है क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है, तो बचाव के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और एक बात बोलूँ कि अब यहाँ पे एक प्रोफाइलैक्सिस, मतलब रोकने की दवाई भी है। यही दवाई टेमीफ्लू आप रोकने की भी दे सकते हैं। अगर आपको एक्सपोजर हुआ है तो एक्सपोज होने के विदिन 48 आवर अगर आप शुरू करते हैं, या जितना भी जल्दी शुरू करते हैं, तो 10 दिन तक दवा देनी पड़ती है ये रोकने के लिए। अगर आपके घर में मान लो आपके भाई को हो गया या बीबी को हो गया और आप उसी के साथ रह रहे हैं, तो आपको भी टेमीफ्लू खा लेनी चाहिए तुरंत। 10 दिन का कोर्स है उसमें। ये तो रोकने की दवाई हो गई। और एडमिशन हो गया फिर तो एक कहानी अलग हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में सीरियस होने के कारण एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है सुपर एडेड, क्योंकि पेशेंट को स्टीरॉयड भी चल रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में ये होता है कि निमोनिया कहीं सुपर एडेड सेकेंडरी निमोनिया ना हो जाए, तो एंटीबायोटिक भी, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं साथ में। तो स्टीरॉयड का रोल भी है निमोनिया में, और साथ में एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग देनी पड़ती हैं, और एंटीवायरल, और साथ में ब्लड थिनर भी देने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कोई जैसे कोविड में ब्लड थिनर देने पड़ते हैं, तो यहाँ पे भी ब्लड थिनर देने पड़ते हैं कि कोई क्लॉटिंग वगैरह ना हो जाए। तो ये था एक छोटा सा आज मैंने टॉपिक बनाया स्वाइन फ्लू के ऊपर कि ये सिम्टम होते हैं, और जनरली ठीक होने में 3 से 7 दिन लगते हैं। कुछ दिनों लोगों में 10 दिन तक ये रह सकता है। आइसोलेशन 10 दिन का मैक्सिमम है, 7 से 10 दिन का आइसोलेशन लगा के चलें। कुछ प्रॉब्लम लंबी चल सकती हैं, खांसी वगैरह की, तो ज़्यादा घबराएं मत। और रिपीट टेस्ट कराना है तो 10 दिन के बाद रिपीट कराएं स्वाइन फ्लू का। और कॉस्टली टेस्ट है, एक दिक्कत ये है क्योंकि कॉस्टली टेस्ट है, लेकिन जिन लोगों को बीमारी है उनको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। जो लोग पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है उनको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और ज़्यादातर केसेस में माइल्ड फ्लू होता है, इतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चीज़ें चेक करते रहें। ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन लेवल अगर नीचे आता है तो फिर चौकन्ना हो जाना चाहिए, फिर आपको टेस्ट कराने पड़े। सीटी स्कैन कराना है नहीं कराना, ये डॉक्टर की विवेक पे डिपेंड करता है, और कि आप कितने क्लिनिकली साउंड हैं, कितना क्लिनिकली आप कॉन्फिडेंट है अपने पेशेंट के बारे में, इस चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ऐसा होता है कि अगर पेशेंट का फीवर 10 दिन के बाद भी नहीं जा रहा है, स्वाइन फ्लू पॉजिटिव भी आ चुका था,
और पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, 10 दिन से ऊपर हो गए, तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप सीटी स्कैन जरूर करा के देख लें। कई बार ये होता है कि कुछ और पेशेंट होते हैं जो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, हम मिक्स इन्फेक्शन हो जाते हैं कि आपका स्वाइन फ्लू भी था, टीबी भी था, फलाना भी था, ढिमका भी था, तो 10 दिन से ऊपर फीवर आ जाएं, एक्सरे में पिक्चर वैसी की वैसी है, नहीं ठीक हो रहा है, एक्सरे में निमोनिया का पैच आ रहा है, तो सीटी स्कैन कराना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अननेसेसरी सीटी का रेडिएशन मुझे लगता है हर पेशेंट को नहीं देना चाहिए। महंगा टेस्ट है, उसके अलावा रेडिएशन बहुत है, और रेडिएशन जितने कम स्लाइस की मशीन होगी सीटी स्कैन की, उतना रेडिएशन ज़्यादा होगा। कई जगह पता नहीं, मेरे हिसाब से 128 स्लाइस की मशीन ज़रूर होनी चाहिए, उससे ऊपर की हो तो बहुत अच्छी बात है। उतना ही रेडिएशन कम होता है जितनी एडवांस और कम रेडिएशन, कम एक्सपोजर वाली, जितना टाइम कम लगेगा वहाँ पे और जितना स्लाइस ज़्यादा होंगी उतना रेडिएशन कम होगा। ये था छोटा सा टॉपिक। कॉम्प्लिकेशन यही होती हैं कि ब्रेन में चला गया तो सीजर आ सकते हैं, पेशेंट कोमा में जा सकता है, लंग्स में ARDS हो सकता है, निमोनिया हो गया, सांस में दिक्कत हो सकती है ना, तो मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है बाद में जाके। तो कुल मिला के अच्छी बात यह है कि सिर्फ 0.1% पेशेंट में डेथ होती है, लेकिन जिसके घर का एक भी जाता है भाई, उसके लिए वो 100% होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चलता हूँ, और आप अपना ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। ज़्यादा कुछ हमारे पास है नहीं, सिर्फ एक वैक्सीन है। वैक्सीन हर साल लगवानी पड़ती है। अगर आपकी उम्र 5 साल की से कम है या 50 साल से ऊपर है, आपको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, हर साल लगवानी पड़ेगी। 1500 से 2000 रुपये के बीच में वैक्सीन आती है। अगर आपको लगता है महंगी वैक्सीन है, अगर आप लोग इकट्ठा मिलकर फैमिली के लिए कोई मंगाना चाहते हैं तो मैं आपको सस्ती प्रोवाइड करा सकता हूँ, काफ़ी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। बाय। गाना तो गाया नहीं, ऐसा हो सकता है मैं आपको बिना चाटे चला जाए। ये कॉम्बिनेशन सही लग रहा है ना, सारा सारा इसका है, यूनाइटेड कलर और बेनेटन। महंगे कपड़े आते हैं, पर मुझे लगता है यार नवनीत, ज़िंदगी तो एक ही है ना, महंगा हो या सस्ता हो। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, टेऊ टेऊ टेऊ। जिंदगी, अब इतना भी लंबा जिंदगी नहीं है जितना मैं लंबा लंबा करके गा रही हूँ, छोटी सी जिंदगी है भाई, आंख बंद करो जिंदगी खत्म। इसलिए बाबू मशाय, चलिए ध्यान रखिएगा और जी ले अपनी जिंदगी। नौटंकी ज़्यादा हो गई, बंद कर दे भाई, अब किसान आंदोलन भी शुरू होने वाला है। कुछ रह ना जाए।